सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के इतिहास भूगोल से यहाँ पर आप लोगों के लिए एमसीक्यू आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये हमारा प्रैक्टिस सेट पहला रहेगा। तो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रश्न बन चुके हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को कितने सही जवाब पता थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पर आपको ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और आधुनिक विकास से आप लोगों को एमसीक्यू दिख जाएंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेशन रहने वाले हैं। जितने भी अभी आएंगे तो प्ले लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से सबसे पहले बात करेंगे राजधानियाँ और उनके शासकों के बारे में। तो प्रश्न है, अजयपाल ने किस वर्ष श्रीनगर को गढ़वाल की राजधानी बनाया था? तो अजयपाल कौन था? परमार वंश का शासक था। तो इसने श्रीनगर को गढ़वाल की राजधानी कब बनाया था? तो जो पहले परमार वंश थे अजयपाल, तो अजयपाल ने जो इनकी पहली राजधानी थी तो ये कहाँ थी? चांदपुरगढ़, जो कि चमोली गढ़वाल की तरफ पड़ता है। लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर कहाँ लेके गए थे? देवलगढ़ से फिर ये श्रीनगर लेके गए। और तो श्रीनगर को इन्होंने गढ़वाल की राजधानी कब बनाया? तो कब बनाया था? 1517 ईस्वी में इन्होंने क्या बनाया था? परमार वंश की राजधानी कहाँ बना दी थी? श्रीनगर में। 52 गढ़ों को एकीकृत कर गढ़वाल राज्य की स्थापना किसने करी? तो 52 गढ़ों को एकीकृत करके गढ़वाल राज्य की स्थापना किसने करी थी? अजयपाल ने करी थी। और चंद शासकों की राजधानी क्या थी? तो चंद शासकों की राजधानी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार क्या होगा? चंद शासकों की राजधानी कहाँ थी? अल्मोड़ा। और पहली राजधानी कहाँ थी? चंपावत। तो चंद शासकों की राजधानी, तो अगर वहाँ पर चंपावत ऑप्शन में आ रहा है तो चंपावत इनकी पहली राजधानी थी। अगर अल्मोड़ा आ रहा है तो अल्मोड़ा फिर इनकी स्थानांतरित राजधानी थी। अल्मोड़ा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखो, अल्मोड़ा की जो स्थापना का यहाँ पर समय रहता है तो 1563 ईस्वी में क्या होता है? जो बालो कल्याण चंद रहते हैं तो ये राजधानी को स्थानांतरण करते हैं। लेकिन कल्याण चंद के समय यानी कि 1568 में कल्याण चंद के द्वारा स्थापना होती है। तो यहाँ पर अल्मोड़ा की स्थापना का वर्ष पूछा गया। तो अल्मोड़ा का स्थापना का वर्ष क्या होगा? 1568 ईस्वी में क्या होगा? ये जो राजधानी पूर्ण रूप से बन गई थी कब? कल्याण चंद के समय ये राजधानी पूर्ण रूप से बन गई थी। और बालो कल्याण चंद ने क्या किया था? राजधानी को स्थानांतरित किया था, चंपावत से ले गया था अल्मोड़ा कब? 1563 ईस्वी में। किसने चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित की थी? तो किसने करी थी चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा? तो चंद शासक काल में बालो कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित की थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हमें यहाँ पर मदद मिल सके और हम आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा सके। तो भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में किस किले का निर्माण कराया था? तो भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में किस किले का निर्माण कराया था? तो खगमारा किले का निर्माण कराया था। तो खगमारा किला किस जिले में है? तो खगमारा किला है कहाँ पर? अल्मोड़ा जिले में। और खगमरा जो किला है तो इसका जो निर्माण कराया था भीष्मचंद ने कराया था। तो ये प्रश्न भी कई बार बन चुका है। तो खगमरा किला का निर्माण कराया था भीष्मचंद ने, कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की स्थापना कब करी थी? तो इनका जो क्रम आता है तो 55वें नंबर में ये परमार वंश के ये शासक थे सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह ने देखो टिहरी रियासत की स्थापना कब करी? इन्होंने 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को इन्होंने क्या करी थी? टिहरी रियासत की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1815 ईस्वी में, जो कि 55 में क्या थे? परमार वंश के राजा थे। तो सुदर्शन शाह ने 1815 ईस्वी में क्या करा था? टिहरी रियासत की स्थापना करी थी। भानु प्रताप की राजधानी का नाम क्या था? तो भानु प्रताप की जो राजधानी थी चांदपुरगढ़ भानु प्रताप की राजधानी थी। कहाँ थी भानु प्रताप की राजधानी? चांदपुरगढ़ भानु प्रताप की राजधानी थी। गढ़वाल के किस शासक ने 52 गढ़ों को एकीकृत किया था? तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। तो गढ़वाल का वो शासक कौन था जिसने 52 गढ़ों को एकीकृत किया? उसका नाम था अजयपाल। भीष्मचंद ने राजधानी स्थानांतरित करने की योजना किस किले का निर्माण करवा कर बनाई थी? तो भीष्मचंद ने राजधानी स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी खगमरा किले का निर्माण कराकर। ठीक है। अब यहाँ पर गढ़वाल के परमार वंश और यानी कि जिनको पंवार वंश भी कहते हैं, तो वहाँ से जो शासक है उनसे जो प्रश्न बनते हैं, तो गर्भभंजन के नाम से किस शासक को जाना जाता है? देखो यहाँ पे कंफ्यूज आपको बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि गर्भभंजन और गर्भभंजक, तो गर्भभंजक आएगा तो माधो सिंह भंडारी, लेकिन गर्भभंजन आया है तो गर्भभंजन कौन था? महीपति शाह को गर्भभंजन के नाम से जाना जाता है। इस शासक को गर्भभंजन के नाम से जाना जाता है। और गर्भभंजक आएगा तो भंजक कौन है? माधो सिंह भंडारी। तो गर्भभंजन के नाम से जाना जाता है महीपति शाह को। किस पंवार शासक ने तिब्बत पर 3 बार सैन्य आक्रमण किए थे? तो कौन सा था वो पंवार शासक जिसने तिब्बत पर 3 बार सैन्य आक्रमण किए थे? तो वो कौन था? महीपति शाह ही था, जिन्होंने क्या करा था? तिब्बत पर 3 बार सैन्य आक्रमण किए थे महीपति शाह ने। और इनको गर्भभंजन के नाम से भी जाना जाता है। और गढ़भंजन के नाम से किसको जाना जाता है? तो गढ़भंजन के नाम से मान शाह को जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं करना है।
गर्भभंजन आएगा तो गर्भभंजन कहा गया था महीपति शाह को। और गढ़भंजन आएगा तो गढ़भंजन आएगा तो मानसा को गढ़भंजन कहा जाता है। तो गढ़भंजन किसको कहा जाता है? गढ़भंजन कहा जाता है मानसा को। तो यहाँ पर कन्फ्यूज बिल्कुल मत करना। जीतू बगड़वाल किसके समकालीन थे? तो जीतू बगड़वाल किसके समकालीन थे? तो ये मानसा के क्या थे? समकालीन थे। तो जीतू बगड़वाल किसके समकालीन थे? जीतू बगड़वाल मानसा के समकालीन थे। और नाकटी रानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो नाकटी के रानी के नाम से जाना जाता है रानी कर्णावती को नाकटी रानी के नाम से जाना जाता है। रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? तो रानी जो कर्णावती थी ये किसकी संरक्षिका थी? पृथ्वी शाह की ये माता थी और उनकी क्या थी? संरक्षिका रानी कर्णावती। पृथ्वी पति शाह की क्या थी? ये संरक्षिका। और रानी कर्णावती ने किस मुगल सेनापति को पराजित करके उसकी नाक कटवा दी थी? तो रानी कर्णावती ने किस मुगल सेनापति की? तो मुगल सेनापति था नजावत खान। तो इसकी सेना और इसकी क्या करा दी थी? नाक कटवा दी थी। फतेह शाह के दरबार में कितने रत्न थे? तो फतेह शाह के दरबार में जो रत्न थे उनकी संख्या कितनी थी? तो फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न थे। गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता था? तो गढ़वाल का अकबर किसको कहा जाता था? फतेह शाह को। फतेह शाह को क्या कहा जाता था? गढ़वाल का अकबर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गढ़वाल का अकबर किसको कहा जाता था? फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर कहा जाता था। तो ये प्रश्न भी बन चुका है, तो इस पर भी आप लोगों को ध्यान रखना। गढ़वाल का अकबर किसको कहा जाता है? फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण कर किस नगर को बसाया था? तो फतेह शाह ने जब सहारनपुर पर आक्रमण किया था तो इन्होंने फतेहपुर इस वाले शहर को बसाया था। तो फतेह शाह ने जिनको गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, तो फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण करके फतेहपुर इस नगर को बसाया था। अब चंद शासन काल से जो प्रश्न बनते हैं, तो 36 रकम 32 कलम किस वंश की राजस्व प्रणाली थी? तो 36 रकम और 32 कलम तो ये किस वंश की थी? शुरू में ये चंद वंशी थी और बाद में फिर जो गोरखा शासन आता है तो ये भी यहाँ पर इसको जारी रखते हैं। 36 रकम 32 कलम किस वंश की राजस्व प्रणाली थी? तो चंद वंश की ये क्या थी? राजस्व प्रणाली। 36 रकम 32 कलम में कुल कितने प्रकार के कर शामिल थे? तो 36 रकम और 32 कलम में कुल जो यहाँ पर कर शामिल थे, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 68 आएगा। तो कुल मिलाकर कितने यहाँ पे कर शामिल थे? तो 68 कर शामिल थे। खगमरा किला किस जिले में स्थित है? अभी मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, खगमरा जिला का है, अल्मोड़ा जिले में ये स्थित है। और इसकी स्थापना किसने करी? तो ये आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अभी मैंने आपको विस्तार से ऊपर बता दिया। मल्ला महल किस शासक ने बनाया था? तो मल्ला महल जो था ये किसने बनाया था? कल्याण चंद ने मल्ला महल ये बनाया था। और मल्ला महल का है ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो मल्ला महल किस शासक ने बनाया था? कल्याण चंद ने मल्ला महल बनाया था। लाल मंडी किला को और किस नाम से जाना जाता है? तो लाल मंडी किला का है ये आपको कमेंट में बताना है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो फोर्ट मोहरा के नाम से लाल मंडी किले को जाना जाता है। राजभुंगा किला किस ज़िले में स्थित है? तो राजभुंगा जो किला है तो यहाँ पर ये किस ज़िले में पूछा गया? तो ये चंपावत ज़िले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करा है ये आपको कमेंट में बताना है। बाणासुर का किला किस ज़िले में? तो बाणासुर का किला भी कहाँ है? ये भी चंपावत ज़िले में स्थित है। अब गोरखा शासन और ब्रिटिश शासन काल से आप लोगों के लिए जो प्रश्न बने, तो गोरखा थे उन्होंने कुमाऊँ पर कब से कब तक शासन किया था? तो 1790 से लेकर 1815 तक इन्होंने किया गया था, कुमाऊँ पर शासन किया था। 1790 से लेकर 1815 तक। 1790 में किसके नेतृत्व में गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया था? तो 1790 में किसके नेतृत्व में गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया था? वो कौन था? अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखाओं ने क्या करा था? अल्मोड़ा पर अधिकार किया था। कुमाऊँ का पहला सूबा यानी कि सूबेदार कौन था? तो जोगमल शाह क्या था? कुमाऊँ का पहला सूबा या फिर जिसको सूबेदार भी कहते हैं, तो कौन था? जोगमल शाह कुमाऊँ का पहला सूबेदार था। आंग्ल गोरखा युद्ध कब हुआ था? तो आंग्ल गोरखा जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1814 और 1816 के बीच। तो 1814 और 1816 के बीच आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था। अब संगोली की जो संधि है, तो देखो ये मिसप्रिंट हो रखा है, तो यहाँ पे कभी कभी हिंदी में मिसप्रिंट हो जाता है, तो फिर आप लोग इसको क्या करना, संगोली संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो संगोली संधि पर हस्ताक्षर जो होते हैं, यहाँ पे देखो प्रश्न आपको अच्छे से दिखना है, हस्ताक्षर के बारे में पूछा है। तो हस्ताक्षर 1815 में होता है, कब? दिसंबर के महीने। तो 2 दिसंबर 1815 को क्या होता है? संगोली की संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, कब? 2 दिसंबर 1815 को। और संगोली की जो संधि है तो इसकी पुष्टि कब होती है? तो संगोली की संधि पर हस्ताक्षर तो देखो 2 दिसंबर 1815 को जाती है, लेकिन संगोली की जो संधि होती है इस पर पुष्टि होती है 1816 में। कब? 4 मार्च 1816 को क्या होता है? संगोली संधि की पुष्टि होती है। और हस्ताक्षर के बारे में पूछा जाएगा तो 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर होते हैं और पुष्टि होती है 4 मार्च 1816 को। अब किस संधि के तहत नेपाल को अपने 1/3 भूभाग ब्रिटिश भारत को सौंपना पड़ा था? तो संगोली की संधि थी, जिसके मुताबिक क्या हुआ था?
था, नेपाल को अपने 1/3 भूभाग ब्रिटिश भारत को सौंपना पड़ा था। कौन सी संधि थी वो? संगोली, संगोली करना, ठीक है, इसको संगोली नहीं होगा, संगोली। और ब्रिटिश कमिश्नर, तो ब्रिटिश कमिश्नर से आप लोगों के लिए जो प्रश्न बने, तो कुमाऊं का प्रथम यहाँ पर कमिश्नर पूछा गया, तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था ई गार्डनर। ई गार्डनर कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। और ई गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कब नियुक्त किया गया? तो ई गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था 1815। तो किस महीने? मई में, 3 मई 1815 को क्या किया गया था? 3 मई 1815 को जो कुमाऊं का पहला कमिश्नर था, तो ई गार्डनर को नियुक्त किया गया था 3 मई 1815 को। किस कमिश्नर को कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर माना जाता है? तो देखो, कुमाऊं का जो वास्तविक कमिश्नर माना जाता है वो GW ट्रेल को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो वो कौन सा कमिश्नर है जिसको कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर माना जाता है? GW ट्रेल था। कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का बेताज बादशाह हेनरी रैमजे को कहा जाता है। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है हेनरी रैमजे को। हेनरी रैमजे किस वर्ष कमिश्नर बना था? तो हेनरी रैमजे 1856 ईस्वी में क्या बना था? ये कमिश्नर बना था। कहाँ का? कुमाऊं का। इसको बेताज बादशाह भी कहते थे। अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था यानी कि डाक व्यवस्था किसने लागू करी थी? तो अल्मोड़ा से श्रीनगर तक जो डाक व्यवस्था लागू करी थी, ई गार्डनर ने करी थी। कब करी थी? 1815 के समय। तो ई गार्डनर ने अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू करी थी। अब राष्ट्रीय आंदोलन में जो उत्तराखंड का योगदान है उससे आप लोगों के लिए प्रश्न है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1900 कब आए थे? 36 में। कहाँ आए थे? दुगड्डा। दुगड्डा कहाँ है? ये श्रीनगर के नज़दीक है। तो यहाँ पर पूछा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा में आए थे? तो दुगड्डा में 1936 ईस्वी में आए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल जाने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति कौन थे? तो नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल जाने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल। और नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से किन लोगों ने भाग लिया था? भैरव दत्त जोशी ने भी लिया था, ज्योतिराम कांडपाल ने लिया था और खड़क बहादुर। तो भैरव दत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल और खड़क बहादुर ने, इन तीनों ने यहाँ पर क्या लिया था? नमक सत्याग्रह में। उत्तराखंड से शामिल होने वाले व्यक्ति है और गांधी जी के साथ जेल जाने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति कौन है? ये कांडपाल जी, ज्योतिराम कांडपाल जी। अब ज्योतिराम कांडपाल दांडी यात्रा में किस नंबर के सत्याग्रही थे? तो जो ज्योतिराम कांडपाल जी है दांडी यात्रा में जब थे गए थे तो ये 68वें नंबर के क्या थे? सत्याग्रही थे। 68वें नंबर के ये सत्याग्रही थे। नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से कितने लोगों ने भाग लिया था? तो नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से 3 लोगों ने भाग लिया था। मैंने आपको ऊपर बताया, ज्योतिराम जी, भैरव दत्त जी और खड़क बहादुर जी। ज्योतिराम कांडपाल ने किस वर्ष देघाट में एक राजस्व आश्रम की स्थापना करी थी? तो ज्योतिराम कांडपाल जी ने देघाट में एक राजस्व आश्रम की स्थापना करी थी और ये इन्होंने कब करी थी? 1931 में। तो ज्योतिराम कांडपाल जी ने किस वर्ष देघाट में एक राजस्व आश्रम की स्थापना करी? तो यहाँ पर पूछा गया देघाट के बारे में। तो देघाट में इन्होंने राजस्व आश्रम की स्थापना किसने करी? पहले तो ज्योतिराम कांडपाल जी ने करी। कब करी? 1931 में इन्होंने देघाट में एक राजस्व आश्रम की स्थापना करी। अब उत्तराखंड के भूगोल और पर्यावरण से आप लोगों के लिए प्रश्न है, तो दर्रों के बारे में जान लेते हैं। तो मुलिंगला दर्रा किस जिले में स्थित है? तो मुलिंगला जो दर्रा है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है मुलिंगला दर्रा। अब ये भी प्रश्न बनता है कि जो मुलिंगला दर्रा है तो किन किन को आपस में जोड़ने का काम करता है? तो देखो, उत्तराखंड और तिब्बत, उत्तराखंड और तिब्बत को ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो अगर यहाँ पर देश पूछेगा तो भारत और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। अगर एक्यूरेट पूछेगा तो मुलिंगला जो दर्रा है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, और ये क्या करता है? उत्तराखंड को और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। अब मुलिंगला दर्रे की जो ऊंचाई है उसके बारे में भी कई बार प्रश्न बनता है। तो मुलिंगला जो दर्रा है उसकी जो ऊंचाई है 5669 मीटर, इसकी ऊंचाई है 5669 मीटर। मुलिंगला दर्रे की क्या ऊंचाई है? 5669 मीटर। अब राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से भी यहाँ पे प्रश्न आप लोगों के लिए बने। तो राजाजी नेशनल पार्क किन जिलों में फैला हुआ है? तो राजाजी नेशनल पार्क जो है ये 3 जिलों में फैला हुआ है। 3 जिले कौन कौन से? एक आपका देहरादून आएगा, देहरादून के बाद फिर आपका नज़दीक हरिद्वार है, हरिद्वार से जुड़ा हुआ पौड़ी गढ़वाल है। तो देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल इन 3 जिलों में फैलाया हुआ है आपका राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क 2015 में क्या बनता है? टाइगर रिजर्व है। ये दूसरा है उत्तराखंड का, देश का 48वां है। कौन सा नेशनल पार्क हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा नेशनल पार्क हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजाजी नेशनल पार्क ही हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब गोविंद नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो गोविंद नेशनल पार्क के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होगी। तो गोविंद नेशनल पार्क ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो उत्तराखंड का यहाँ पे सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया, लेकिन आपको ऑप्शन भी देखने तो उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे अपना जवाब देना होता है। लेकिन वैसे आपको बता दो तो उत्तराखंड का सबसे जो पुराना है तो वो कार्बेट है। 1936 में उसकी स्थापना होती है, लेकिन यहाँ पर कार्बेट
बट आप लोगों को कहीं पर भी दिख नहीं रहा है, तो फिर कौन सा हो जाएगा, तो उसके बाद 1936 और फिर 1955 में आपका गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य बनता है। तो उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से दिखना है, लेकिन अगर वैसे पूछेगा तो कॉर्बेट सबसे पुराना है, 1936 में स्थापना हुई थी, लेकिन उस यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, उत्तरकाशी में 1955 में गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हिम तेंदुआ व कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, तो एक तो गोविंद में और एक आपका फूलों की घाटी की तरफ क्या होता है, ये जो फूलों की घाटी है वहाँ पर क्या होता है, हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर गोविंद है, तो गोविंद नेशनल पार्क में इस अभ्यारण्य में हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग पाया जाता है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में, तो अस्कोट जो वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहीं पिथौरागढ़ जनपद में है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अस्कोट जो वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये पिथौरागढ़ जनपद में, और इसका जो उद्देश्य था स्थापना का, तो जो कस्तूरी मृग का संरक्षण है उसकी वजह से अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, पिथौरागढ़ में। केदारनाथ वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है, तो केदारनाथ पूछा गया, केदारनाथ का है रुद्रप्रयाग और चमोली क्षेत्र में, तो रुद्रप्रयाग और चमोली, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इन दोनों में, यानी कि रुद्रप्रयाग और चमोली इन दोनों जिलों में है केदारनाथ वन्यजीव विहार। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया, तो यहाँ पर अभ्यारण्य पूछा गया तो केदारनाथ वन्यजीव विहार यहाँ पर राज्य का सबसे बड़ा क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य केदारनाथ वन्यजीव विहार। और नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में, तो नंदौर यहाँ पर पूछा गया, तो नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में, तो ये नैनीताल जिले में। तो नंदौर कहाँ है, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य है नैनीताल जिले में। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में, तो यहाँ पर बिनसर के बारे में भी पूछा गया, तो बिनसर वन्यजीव जो अभ्यारण्य तो ये कहाँ पर है, ये अल्मोड़ा जनपद में। तो बिनसर का है आपका अल्मोड़ा जनपद में है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब नदियों से आप लोगों के लिए प्रश्न है, तो लंबाई के अनुसार उत्तराखंड की नदियों का सही क्रम क्या है, तो देखो इन जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसमें सबसे पहले आ जाएगा कोसी। कोसी की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। उसके बाद अलकनंदा, अलकनंदा की 195 किलोमीटर है। भागीरथी 205 किलोमीटर है और काली की 252 किलोमीटर है। तो यहाँ पर नदियों का सही बढ़ते हुए क्रम है, तो कोसी, अलकनंदा, भागीरथी और काली ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी नदी कौसानी के निकट धारा पानी धार से निकलती है, तो कौसानी के निकट धारा पानी धार से कौन सी नदी निकलती है, तो कोसी नदी निकलती है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो कोसी नदी इनमें से जो यहाँ पर जवाब है तो उसमें रामगंगा की क्या है, सहायक नदी। तो कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, रामगंगा की सहायक नदी है। जल क्षमता के आधार पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी पूछी गई है, तो देखो लंबाई के हिसाब से नहीं पूछी गई है, जल क्षमता के आधार पर पूछी गई है। तो जल क्षमता के आधार पर कौन सी, अलकनंदा क्या है उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। तो जल क्षमता के हिसाब से अलकनंदा उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। और अगर लंबाई के हिसाब से पूछेगा तो लंबाई के हिसाब से काली नदी है 252 किलोमीटर। सतोपन ताल अलकापुरी में कौन सी नदी निकलती है, तो सतोपन जो ताल है अलकापुरी में कौन सी नदी निकलती है, तो अलकनंदा नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, तो कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तराखंड में प्रभावित होने वाली दूसरी सबसे लंबी पूछिए, पहली कौन सी है, काली नदी, यानी कि 252 किलोमीटर काली, और उसके बाद कौन सी है, भागीरथी 205 किलोमीटर। उसके बाद फिर अलकनंदा, अलकनंदा 195 किलोमीटर। फिर कोसी है, कोसी की कितनी है, 100 कितना अभी मैंने आपको बताया था, 168 या फिर 152, आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए। कौन सी नदी पिथौरागढ़ और नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है, तो पिथौरागढ़ और नेपाल की जो सीमा बनाती है, तो पिथौरागढ़ और नेपाल यानी कि पूर्व की तरफ जो सीमा बनाती है तो ये काली नदी बनाती है। तो कौन सी नदी बनाती है, काली नदी बनाती है। काली नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो देखो काली नदी को और शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, और काली नदी को महानदी महाकाली के नाम से भी जानते हैं। तो शारदा नदी और काली नदी के नाम से किसको जानते हैं, काली नदी को महाकाली, और शारदा नदी इसी का नाम है। अब पर्वत श्रृंखलाओं से आप लोगों के लिए प्रश्न बने, तो हिमालय का सबसे बाहरी और निचला भाग कौन सा है, तो हिमालय का जो सबसे बाहरी और निचला भाग है वो कौन से, शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय के सबसे बाहरी और निचला भाग है। और महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है तो 6000 मीटर से अधिक के जो पहाड़ है वो महान हिमालय में आते हैं। वैसे एक्यूरेट बताऊँ तो 4500 मीटर से लेके उत्तराखंड में 7817 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो पहाड़ है वो महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से किस पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई है, तो भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की टकराव से ये जो यहाँ पर श्रृंखला की उत्पत्ति हुई है तो ये महान हिमालय की हुई है। गंगा, यमुना और सिंधु जैसे प्रमुख नदियाँ किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो गंगा, यमुना और सिंधु जैसे पर्वत नदियाँ निकलती है कहाँ से, ये निकलती है महान हिमालय से।
बर्फीला पहाड़ यानी कि हिमधन आद्री किसे कहा जाता है? तो ये भी महान हिमालय का नाम है। हिमाद्री भी किसका नाम है? महान हिमालय का। शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक जो पहाड़ी है इनकी जो ऊंचाई होती है 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। तो शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी होती है? 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व आप लोगों के लिए जो प्रश्न है, तो बद्रिका खंड जो है स्कंद पुराण का एक अंश है। तो स्कंद पुराण में कुल कितने श्लोक है? तो स्कंद पुराण में श्लोकों की जो संख्या 81,000 श्लोकों की संख्या है। कहाँ पर? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण को कितने खंडों में विभाजित किया गया? तो स्कंद पुराण को 7 खंडों में विभाजित किया गया। तो स्कंद पुराण को कितने खंडों में विभाजित किया गया? 7 खंडों में स्कंद पुराण को विभाजित किया गया। बद्रिका खंड मुख्यतः किस खंड के अंतर्गत आता है? तो बद्रिका जो खंड है मुख्यतः किस खंड के अंतर्गत आता है? तो बद्रिका खंड आपके वैष्णव खंड के अंतर्गत आता है। तो बद्रिका खंड आपके किस खंड के अंतर्गत आता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। बद्रिका जो खंड है ये आपके वैष्णव खंड के अंतर्गत आता है। बद्रिका खंड में कितने अध्याय है? तो बद्रिका खंड में 8 अध्याय है। तो बद्रिका खंड में कितने अध्याय है? बद्रिका खंड में 8 अध्याय है। और किस खंड के अंतर्गत आता है? वैष्णव खंड के अंतर्गत आता है। 8 इसमें अध्याय है। स्कंद पुराण में बद्रिका आश्रम को क्या कहा गया? तो स्कंद पुराण में पूछा गया, तो स्कंद पुराण में बद्रिका आश्रम को कहा गया है त्रैलोक्य दुर्लभ। तो त्रैलोक्य दुर्लभ बद्रिकाश्रम को स्कंद पुराण में कहा गया है। 18 महापुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो 18 महापुराणों में सबसे बड़ा जो पुराण है वो स्कंद पुराण ही है। सतयुग में बद्रिका आश्रम को किस नाम से जाना जाता था? तो सतयुग में बद्रिका आश्रम को जाना जाता था मुक्ति प्रदा के नाम से। तो सतयुग में बद्रिका आश्रम को किस नाम से जाना जाता था? तो सतयुग में बद्रिका आश्रम को मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता था। द्वापर युग में बद्रिका आश्रम का नाम क्या था? तो द्वापर युग में जो बद्रिका आश्रम का नाम था विशाला था। तो द्वापर युग में बद्रिका आश्रम का नाम क्या था? विशाला। सतयुग में मुक्ति प्रदा। और फिर त्रेता युग में बद्रिका आश्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो त्रेता युग में जाना जाता है योग सिद्धता। तो योग सिद्धता त्रेता युग में जाना जाता है। विशाला द्वापर में जाना जाता है और सतयुग में मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक विकास और परियोजनाओं से आप लोगों के संबंध में यहाँ पे प्रश्न है। तो बांध परियोजना जो उत्तराखंड में, तो जमरानी बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो जमरानी जो बांध परियोजना है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। जमरानी बांध परियोजना कहाँ पर है? ये नैनीताल जनपद में जमरानी बांध परियोजना स्थित है। जमरानी बांध किस नदी पर बना है? तो बन रहा है, तो जमरानी जो बांध है ये कहाँ है? गोला नदी में बना है। जमरानी बांध किस नदी पर बना है? तो जमरानी जो बांध है ये नैनीताल जनपद में, और नदी पूछा है तो गोला नदी पर बना है। और मनेरी भाली परियोजना किस जिले में? तो मनेरी भाली परियोजना जो है ये उत्तरकाशी जनपद में है। मनेरी भाली परियोजना किस जिले में? तो ये है आपके उत्तरकाशी जनपद में। मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर बनी है? नदी पूछी है तो नदी कौन सी है? भागीरथी नदी पर मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी जनपद में। मनेरी भाली परियोजना के चरण 1 की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो चरण 1 की जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? ये है 90। कितनी है? 90। तो चरण देखो ये मनेरी भाली जो परियोजना है जो कि भागीरथी नदी पर है उत्तरकाशी जनपद में, तो ये देखो 2 चरण में, एक चरण में 90 मेगावाट की क्या करते हैं ये उत्पादन क्षमता है, और जो दूसरा चरण इसका वो 304 मेगावाट की उत्पादन उसकी क्षमता है। ठीक है, पहले का 90 मेगावाट क्षमता है और दूसरे की कितनी है? 304 मेगावाट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मनेरी भाली जो परियोजना है इसकी अगर कुल उत्पादन क्षमता पूछेगा तो 90 धन 304, तो आपका 394, यानी कि मनेरी भाली परियोजना की जो कुल उत्पादन क्षमता है वो 394 मेगावाट मनेरी भाली परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता है। तो ये प्रश्न आपके हो गए। अब IT पार्क से कुछ प्रश्न यहाँ पर देख देते हैं। तो उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस IT पार्क में स्थित है? तो उत्तराखंड का जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है तो ये किस IT पार्क में स्थित है? तो ये किस IT पार्क में? तो ये जो देहरादून का IT पार्क है तो वहाँ पर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये है। और उसके बाद पंतनगर में स्थित पार्क किस पर केंद्रित है? तो पंतनगर में ITBT यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी ITBT, तो ये है पंतनगर में सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी। तो साहित्य और कला से आप लोगों ने जो प्रश्न बने, तो गढ़ राजवंश काव्य के लेखक कौन है? तो गढ़ राजवंश काव्य के जो लेखक है वो कौन है? मोलाराम तोमर। तो गढ़ राजवंश काव्य के लेखक कौन है? मोलाराम तोमर गढ़ राजवंश काव्य के लेखक हैं। मोलाराम तोमर ने गढ़ राजवंश काव्य में किस वंश का यहाँ पे क्रमबद्ध वर्णन किया है? तो इन्होंने परमार या फिर परमार वंश का यहाँ पे क्रमबद्ध क्या करा था? इन्होंने वर्णन किया था। और अगर यहाँ पे इसकी भाषा पूछी जाएगी तो ब्रज भाषा में ये इन्होंने लिखा है। और नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाद नंदिनी जो पुस्तक है तो केशव अनुरागी। तो नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? केशव अनुरागी
नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं। लाखोडियार किस जिले में स्थित है? ये सभी को पता है। लाखोडियार जो जिसको लाखोडियार भी कहते हैं, जो गुफा है, तो ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। लाखोडियार के शैलचित्र किस नदी के तट पर मिले? तो ये कौन सी नदी है? सुयाल नदी के तट पर। दलबैंड आप लोगों ने सुना होगा, तो सुयाल नदी के तट पर ये स्थित है। तो मोलाराम तोमर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकार भी थे, कवि भी थे और इतिहासकार भी थे। तो ये सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लाखोडियार का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि लाख गुफाएं, यानी कि उडियार का जो यहाँ पर मतलब है, उडियार का मतलब यहाँ पे गुफा से होता है। ठीक है। मनेरी भाली परियोजना के चरण 2 का पावर हाउस कहाँ स्थित है? तो मनेरी भाली परियोजना जो है, तो इसका चरण 2 का जो पावर हाउस है ये कहाँ पे? धरासू में। तो मनेरी भाली परियोजना का जो दूसरा चरण है, तो इसका पावर हाउस कहाँ पर है? ये धरासू में इसका पावर हाउस है। मल्ला महल किस जिले में स्थित है? तो मल्ला महल भी कहाँ आपका? अल्मोड़ा में। मल्ला महल का आपका अल्मोड़ा में। फतेहपुर नामक नगर किसने बताया था? तो फतेह शाह ने फतेहपुर नामक नगर बसाया था, तो जब इसने सहारनपुर में क्या करा था? आक्रमण करके जीत लिया था। कुमाऊं में 7 तहसीलें किसने स्थापित करी थी? तो कुमाऊं में 7 जो तहसीलें स्थापित करी थी, ये करी थी ई गार्डनर ने। ठीक है। आज लंबा हो गया काफ़ी वीडियो। कुमाऊं में 7 तहसीलें किसने स्थापित करी थी? तो कुमाऊं में जो 7 तहसीलें स्थापित करी थी, 7 तहसीलें किसने करी थी? ई गार्डनर ने कुमाऊं में 7 तहसीलें स्थापित करी थी। यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। और यह कथन किस अभ्यारण्य के बारे में? तो यहाँ पर जितने ऑप्शन है उसके हिसाब से कौन सा होगा? यहाँ पे गोविंद नेशनल पार्क जो है वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे पुराना होगा। और अगर वैसे पूछेगा तो अगर वहाँ पे आपको कार्बेट दिख रहा है तो फिर आपका कार्बेट सही जवाब हो जाएगा। तो आईटी पार्क नहीं बल्कि आईटीबीटी पार्क है। तो ये आईटीबीटी पार्क है, वो कौन सा है? पंतनगर में। ठीक है। तो ये आपके 100 से भी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे बन चुके हैं। बाकी लगभग मैं 50 से 60 यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। और इसमें आपके कम से कम आप लोग मान के चलिए 100 प्रश्न एक सेट में बन रहे हैं, तो आपके 5000 से ज़्यादा यहाँ पे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी। बाकी अगर आप लोगों में फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो QR कोड को स्कैन कर सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी मेहनत कर सकें और आप लोग भी खुद जम कर यहाँ पर मेहनत कर सकें। और फिर आपका जो ये भी जो आप लोग यहाँ पर टैक्स सीरीज़ के रुपये देते हो वो आपके बच सके। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।